वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। चलिए बात करते हैं हम एक कुछ और नए टॉपिक्स की। उम्मीद करते हैं जैसे हमारे पास डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनको काफी चीजें पसंद आ रही हैं और जो बीटेक वाले हैं उनके लिए काफी चीजें पसंद आ रही हैं। ठीक है। जो गेट और एसएससी का है ये फुल वीडियो लेक्चर्स है। ठीक है, तो हम बस आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने साथ वालों के लिए कंसल्ट करें, बस इतना काफी है। ठीक है, बाकी हम सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए एक टॉपिक है हमारा ऑयल सेपरेटर। बेसिकली ऑयल सेपरेटर का काम क्या है कि जो ऑयल सेपरेटर है कंप्रेसर में हमारा ऑयल ना जा सके। अगर कंप्रेसर में हमारा ऑयल चला जाएगा तो उससे क्या होगा, जो हमारी जो कंप्रेसर से चलने वाली एक्सपेंशन लाइन है जो वहां पर डिजाइनिंग की गई है, वहां पर क्या होगा कि जब ऑयल चला जाएगा, जब वो एक्सपेंशन होगा तो उस एक्सपेंशन के दौरान वो ठंडा होगा। ठंडा होने के दौरान ऑयल आपका जम जाएगा। अगर ऑयल जम गया तो जो सर्कुलेशन हो रहा है उससे क्या हो जाएगा, वो सर्कुलेशन पूरी तरीके से हो नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा आपका सीओपी डिक्रीज हो जाएगा। अब सीओपी डिक्रीज हो गया तो एफिशिएंसी भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब आपका वर्डन भी डिक्रीज हो गया। इसका तीसरा मतलब ये होगा कि आपके रेफ्रिजरेटर पर लोड पड़ेगा, यानी कि आपकी कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा। जब कंप्रेसर आपका लोड पड़ेगा तो आपकी बिजली की खपत ज्यादा होगी। ठीक है, उसी को हम बचाने के लिए क्या करते हैं, हम ऑयल सेपरेटर लगाते हैं ताकि ऑयल ना जा सके। तो यहाँ पर हमारा बेसिक डायग्राम, बस यहाँ पर ऑयल सेपरेटर लगा दिया गया है। ये फुटबॉल है ताकि अप एंड डाउन हो सके, ऑयल जा सके। ये हमारा ऑयल है, ये ऑयल टू द कंप्रेसर यहाँ से आ रहा है, ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं ये बेफल है। इंटरनल बेफल्स का मतलब होता है कि बेफल का कुछ मतलब नहीं है, सिंपल से एक प्लेट लगा दी गई है। ठीक है, उस प्लेट से क्या होता है, हमारा एरिया इंक्रीज हो जाता है। बेफल्स का मतलब ये होता है। तो लिखा है ऑयल सेपरेटर मिनिमम द अमाउंट ऑफ ऑयल सर्कुलेशन इन द कूलिंग सिस्टम, द रेफ्रिजरेंट डू नॉट डिजोल्व इन ऑयल, मतलब वो मिक्स नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब नया नया फ्रिज खरीद के लाते हो बहुत अच्छी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब एफिशिएंसी अच्छी हो रही है, अच्छा कूलिंग कर रहा है, लेकिन कुछ सालों के बाद आपकी कूलिंग सिस्टम डाउन हो जाता है। क्या होता है कि जब आप प्रॉपर उसकी सफाई नहीं करते, सफाई कहाँ होगी, अंदर थोड़ी ना हो रही है, सफाई बाहर भी हो रही है। जैसे आपका कंडेंसर है, अब कंडेंसर के ऊपर क्या है, मान लीजिए आपका नया नया कंडेंसर लेगा, बिल्कुल साफ है, कंडेंसर की ये ट्यूब्स हैं, ट्यूब कंडेंसर की बात कर रहे हैं। अब आपके घर पे धूल जम रही है बार बार, तो ये क्या हो रहा है, ये धूल इसको जम जा रही है, जिसको बोलते हैं हम टेक्निकल में स्कैलिंग। अब स्कैलिंग उसके ऊपर जब जम जाती है तो क्या होता है कि हमें पता है, हमने एचएमटी में पढ़ा हुआ, हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ा हुआ है कि एक लिमिट तक हीट ट्रांसफर होगी, उसके बाद हीट ट्रांसफर नहीं होगी। वही काम है जब हमने डिजाइनिंग की थी तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी धूल जो उसके ऊपर जमना शुरू हो गई। अब जब जमना शुरू हो गई तो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ गई। अब रेजिस्टेंस बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हुआ कि आपकी हीट ट्रांसफर रेट अब डिक्रीज हो गया। अब हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, फिर कंप्रेसर पर आपके लोड पड़ेगा, क्योंकि उसको हीट जबरदस्ती बाहर धकेलनी है। लोड पड़ेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा। इसलिए प्रॉपर जो कंडेंसर, पीछे की जो ट्यूब्स कंडेंसर है ब्लैक ब्लैक, उसको प्रॉपर सफाई करते रहिए। ठीक है, दूसरी बात, हमेशा कभी भी जैसे आपका फ्रिज है तो फ्रिज को कभी दीवार से सटा के मत रखिए, ऐसे सटा के रखेंगे तो दिक्कत क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे दीवार से सटा के रख दिया, एरिया फिर क्लोज हो गया, एरिया जितना उसको मिलना चाहिए हीट ट्रांसफर का नहीं मिलेगा, फिर आपका लोड ट्रांसफर होना शुरू होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। अब हमने यूज की थी उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब। अब कैपिलरी ट्यूब का यूज क्यों किया हमने, इसलिए किया था, उसके दो फायदे थे। जब आपने देखा होगा कि जब आप फ्रिज बंद कर देते हो तो कैपिलरी ट्यूब से क्या होता है कि जब तक आपका पूरा का पूरा ऑयल पूरे सिस्टम में एक जैसा नहीं हो जाता है तब तक वो सर्कुलेट करता रहता है। जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। उससे फायदा ये हुआ, जब आप फ्रिज स्टार्ट करोगे उस दौरान आपके फ्रिज पर लोड नहीं पड़ेगा, आपका फ्रिज इजीली स्टार्ट होगा और लॉन्ग लाइफ चलता रहेगा। उससे फायदा ये हुआ हमारा। चलिए बात होगी यहाँ से फ्रिज के वेपर कंप्रेशन सिस्टम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसकी हमें क्या जरूरत पड़ी, इसकी वहां जरूरत पड़ी जैसे मान लीजिए राजस्थान है, पहले तो ठीक है, अब तो लाइट वाइट आ गई है, लेकिन फिर भी बड़े कूलिंग सिस्टम बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखिए जहां पर हमारे पास गैस टरबाइन लगा हुआ है वहां पर हमें स्टीम टरबाइन जरूर लगाए, क्योंकि जो हमारी वेस्टेज जा रहा है उसको हम रिकवर कर रहे हैं। ऐसे ही जब स्टीम टरबाइन से जब वेस्टेज जाएगा तो हम क्या चलाएंगे, तो 250 से 300 डिग्री सेल्सियस या 350 डिग्री सेल्सियस का हमारा जब स्टीम टरबाइन से आउटलेट होता है, मतलब एग्जॉस्ट होता है, उससे हम वेस्टेज हीट को रिकवर करने के लिए, मतलब चलाने के लिए हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब दूसरी भाषा में कहें, जहां पर लाइट की दिक्कत होती है, पहले राजस्थान में हुआ करता था, ठीक है, जहां पर लाइट की दिक्कत है वहां रेफ्रिजरेंट चाहिए तो हम इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सोलर पैनल लगा दिए, कलेक्टर लगा दिए, जहां पर हमें टरबाइन नहीं लगी हुई तो हम क्या लगाएंगे, बस सोलर पैनल लगाएंगे, कलेक्टर लगाएंगे।
तो उससे हम हीट की यूज करेंगे और हम ना कूलिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो इट इज द ओल्डेस्ट साइकिल फॉर द प्रोड्यूस रेफरेंस इफेक्ट। ये बहुत पुराना साइकिल है, कोई नया साइकिल नहीं है। ओल्डन डे रेफरेंस सिस्टम वेयर यूज ओनली 20 टन, मतलब पुराने टाइम पे इसको 20 टन तक ही हम बना पाए थे, लेकिन आजकल हम 1500 टन तक का कैपेसिटी का हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपका जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स है, बड़े बड़े मॉल्स हैं, उनमें यही पूरा सिस्टम लगा होता है, जिससे कि क्या होता है, पूरे में सर्कुलेशन चलता है। चलिए हम डिटेल में बात करते हैं सारी चीजों पर। इतना नोट कर लीजिए सब लोग, फिर आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं अब वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। देखिए बेसिकली क्या था, यहाँ पर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम था। यहाँ पर जो कंप्रेसर लगा रहे थे, पहले हम क्या पढ़ रहे थे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। उसमें हमने क्या किया कि जो हमारे पास कंप्रेसर था उसको हमने हटा दिया, और उस कंप्रेसर की जगह पर हमने प्रेशर लिक्विड वाल्व, जनरेटर, पंप और एब्जॉर्बर। देखिए यहाँ जनरेटर का मतलब, यहाँ जनरेटर का मतलब स्टार्ट करने वाला जनरेटर नहीं है। यहाँ पर सोलर पैनल या कलेक्टर या वेस्टेज हीट जो भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई पंप नहीं है, सिंपल के सिंपल कैपिलरी ट्यूब्स लगा दी गई हैं। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में इसको। देखिए मेरे पास ये वाला डायग्राम तो इतना पहले से था, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पर एंथैल्पी कांस्टेंट है, ठीक है। ये मैंने कंप्रेसर हटा के ये इतना सिस्टम लगा दिया, प्रेशर लिक्विड वाल्व या जनरेटर, पंप और ये एब्जॉर्बर। ये पूछा गया है कितने कंपोनेंट लगे, 1 2 3 4, मतलब कंप्रेसर को हटा के मैंने ये 4 कंपोनेंट लगाए हैं। और ये सिस्टम जो है केमिकली प्लस मैकेनिकली दोनों पे काम करता है। ये प्योर मैकेनिकली है, ठीक है, प्लस केमिकल है। अब देखिए यहां से हीट जब कैरी करके जा रही है, तो हमने क्या किया, इस एब्जॉर्बर में अमोनिया प्लस वाटर का मिक्सचर तैयार किया। अब अमोनिया प्लस वाटर का मिक्सचर इसलिए तैयार किया क्योंकि जब वाटर क्या करता है, अपने अंदर अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए यहां पर जो वाटर है वो एब्जॉर्बर है, अमोनिया इसका मेन रेफ्रिजरेंट है। क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में, गेट में भी आ चुका है कि वाटर एज ए एब्जॉर्बर, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वाटर इज ए एब्जॉर्बर, अमोनिया इज ए रेफ्रिजरेंट। तो हमने क्या किया, इस एब्जॉर्बर में कूलिंग वाटर में ठंडा पानी, ठीक है, सप्लाई किया, और यहां पर अमोनिया प्लस वाटर का सॉल्यूशन तैयार किया। इस अमोनिया प्लस वाटर के सॉल्यूशन बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां से जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, इसका लिख भी दिया मैंने, कोल्ड वाटर एब्जॉर्ब लार्ज अमोनिया वेपर एंड सॉल्यूशन नोन एज एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां से मेरा प्रिपरेशन तैयार हो गई, यहां पर गई पंप में। पंप का मतलब कुछ नहीं यहां पर, क्योंकि यहां पर कोई रोटरी, कोई रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये कैपिलरी एक्शन पे काम कर रहा है, लिक्विड ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है अपने कैपिलरी एक्शन के ऊपर, यानी अमोनिया प्लस वाटर लिक्विड, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन या एक्वा सॉल्यूशन। अब यहां पर लगा हुआ है जनरेटर। अब जनरेटर में हम क्या कर रहे हैं, 100 से 200 डिग्री सेल्सियस की हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे यहां पर अमोनिया प्लस वाटर एंटर हुआ, उसके बाद जैसे अमोनिया वाटर एंटर हुआ, तो क्या होगा कि अमोनिया का जो टेम्परेचर है -33.3 और वाटर का जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अमोनिया तुरंत वाटर को छोड़ देगी, ठीक है, वाटर को छोड़ दिया, अमोनिया वेपर पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, और क्या बचेगा, कुछ इसके साथ अमोनिया बचेगी, लेकिन कम बचेगी, इसको बोल दिया हमने वीक सॉल्यूशन। अब वीक सॉल्यूशन प्रेशर और लिक्विड पंप के द्वारा फिर से प्रिपेयर होने के लिए एब्जॉर्ब में आएगा। यहां से अमोनिया वेपर गया, कंडेंसर ने क्या किया, टोटल हीट को बाहर ले गया, अमोनिया लिक्विड बना लिया, NH3 लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व में गया, फिर ठंडा हुआ, कूल हुआ अमोनिया, फिर यहाँ पर जो हमारा, यहाँ पर क्या है, ये हमारी बॉडी है, रेफरेंस फैक्ट मतलब बॉडी है, यहाँ पे बॉडी में सारा सामान है, यहां से फिर हीट कैरी करके लेके जाएगा, फिर हमारा सर्कुलेशन चलता रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई। ये सारे के सारे पॉइंट पूछे गए हैं, तो मैंने कुछ सिस्टम लिख भी दिए हैं। द सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज्ड वेयर लार्ज वेस्टेज ऑफ हीट, जो भी हमारी वेस्टेज हीट है ये उस पे काम कर रहा है। वाटर इज एब्जॉर्बर या ट्रांसपोर्ट मीडियम, मतलब जो वाटर है या एब्जॉर्बर कर लो, या ट्रांसपोर्ट मीडियम मतलब ले जाने वाला, किसको ले जाने वाला, अमोनिया को ले जाने वाला, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडियम। अमोनिया एज ए रेफरेंस इस्तेमाल की गई है। पंप जो है यहाँ पर उसका जो एक्शन है, प्रेशर जो इंक्रीज कर रहा है वो 10 बार तक आपका इंक्रीज कर रहा है, पूछा गया क्वेश्चन। अब देखो
अमोनिया 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया वाटर एब्जॉर्ब 800 मीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर वाटर में 800 लीटर अमोनिया एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। इसका मतलब ये है 1 मीटर क्यूब वाटर एब्जॉर्ब 800 मीटर क्यूब ऑफ अमोनिया, मतलब 1 लीटर में 800 लीटर अमोनिया एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, बता चुके हैं बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का -33.3 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया इज लेस देन वाटर। ठीक है, सोर्स टेम्परेचर 100 से 200 डिग्री सेल्सियस का रहेगा। अमोनिया कैन बी डिसॉल्व इन H2O, मतलब वाटर में, इज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इज नेसेसरी टू कूल इज एब्जॉर्बर, मतलब ये जितना कूल वाटर हम सप्लाई करेंगे उतना अमोनिया वो एब्जॉर्ब करता रहेगा। ये सारे के सारे पॉइंट एसएससी ने पूछे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट एसएससी ने पूछे हैं। ठीक है, इतना नोट करिए सब लोग, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। सारे के सारे पॉइंट नोट करते चलिए। अब हम इसका पढ़ते हैं प्रैक्टिकली वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, ये तो सिंपल था, प्रैक्टिकली पढ़ते हैं बाद में। डायग्राम यही रहेगा, बस थोड़ा सा इंप्लीमेंट हो जाएगा इसमें। चलिए इतना हो गया, पहले इतना नोट कर लीजिए। इससे ज्यादा ना एसएससी में आएगा, ना गेट में आएगा, ना ईएस में आएगा। ये फुल जो लिखा है टोटल है आपके सामने, इससे ज्यादा कहीं नहीं आएगा, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, गारंटी है हमारी ये तो। ठीक है, इतना नोट करिए सब लोग, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, VAS। अब देखिए प्रैक्टिकल का मतलब क्या हुआ, बस हमने सारा सिस्टम तो हमारे पास वही है, बस हमने हीट एक्सचेंजर लगा दिया, जनरेटर, एनालाइजर और रेक्टिफायर। ये हमें क्यों लगाने की जरूरत पड़ी? रेक्टिफायर और एनालाइजर इसलिए लगाने की जरूरत पड़ी, जब भी यहां से लिक्विड जब फ्लो करेगा, अगर यहां से साथ वाटर इसके साथ ट्रैप्ड हो गया, जब वाटर ट्रैप्ड होगा तो क्या करेगा ये सारा का सारा लाइन चोक हो जाएगी और आपका सिस्टम डैमेज हो जाएगा या फिर उस पर लोड आना शुरू हो जाएगा। तो हमसे इसे बचाने के लिए हमने रेक्टिफायर और एनालाइजर लगा दिया। सेम कंडीशन है, यहां पर वेपर अमोनिया तैयार होगी, अमोनिया प्लस वाटर का सॉल्यूशन तैयार होगा। उसके बाद यहां से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, मतलब अमोनिया की मात्रा ज्यादा वाटर कम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन तैयार हुआ, कहा जाएगा? पंप में जाएगा, जिसका प्रेशर है, प्रेशर जो इंक्रीज करता है वो 10.5 बार तक इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद ये हीट एक्सचेंजर एक्वा, इसका काम क्या है कि वीक सॉल्यूशन को स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना या स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को वीक सॉल्यूशन में कन्वर्ट, मतलब कन्वर्जन का काम कर रहा है हीट एक्सचेंजर। ठीक है, यहां से जाएगा हमारा हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन एनालाइजर में। एनालाइजर ये क्या करेगा? एनालाइज ये करेगा कि भाई कोई वाटर पार्टिकल तो नहीं आ गया है। अगर वाटर पार्टिकल आ गया है तो क्या भेजेगा? वो रेक्टिफायर को भेजेगा, आप चेक करो यहाँ पर कोई वाटर पार्टिकल तो नहीं है। फिर उसके बाद उसको फिर एनालाइजर भेज देगा, और अगर एनालाइज नहीं कर पाए तो जनरेटर भेज के फिर उसको क्या करेगा? फिर से एब्जॉर्बर उसको भेज देगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर प्योर अमोनिया 99%, ठीक है, 99% अमोनिया बाहर आ रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। उसका कंडेंसर है, सक्शन लाइन है, एक्सपेंशन वाल्व, बाकी सारी लाइन के वही है। थ्रॉटलिंग बार जो प्रेशर 1.7 बार है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं यहां पर। एनालाइजर अनवांटेड पार्टिकल नॉट रिमूव बिफोर द एंटर द कंडेंसर, अमोनिया वेपर 99% लीव द टॉप ऑफ द एनालाइजर। ठीक है, यहां से जो 90 मतलब 100% भी कुछ पार्टिकल रह जाएगा, लेकिन वो नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद रेक्टिफायर, रेक्टिफायर डिहाइड्रेशन प्रोसेस, रेक्टिफायर जो है वो डिहाइड्रेशन प्रोसेस पे काम करता है, या बोलते हैं ड्राई, या बोलते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है, या डिहाइड्रेशन का मतलब है वहां पर पानी की कमी हो जाना। ठीक है, यानी पानी को रिमूव करना। ठीक है, उस पर काम करता है अमोनिया वेपर फ्लो द कंडेंसर, मतलब यहां से जो भी चीज आ रही है वो डिहाइड्रेशन होकर आ रही है, ड्राई आ रही है, या एनहाइड्रस आ रही है। ये सारे के सारे एसएससी गेट ईएस ने पूछे हुए। ठीक है, उसका हीट पंप है, प्रोवाइड बिटवीन पंप एंड जनरेटर, पंप एंड जनरेटर पूछा गया है एसएससी ने, किस किस के बीच होता है? तो पंप एंड जनरेटर। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हीट एक्सचेंजर है इसके बीच प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो लिखा है वीक सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। तो सीओपी क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय वर्क सप्लाई, हमने पढ़ चुके हैं। लेकिन हीट एब्जॉर्ब इन द इवोपरेटर, वहां से यहां से इवोपरेटर। ठीक है, इसको क्यू ए बोल दो। ठीक है,
डिवाइडेड वर्क सप्लाई, वर्क डन बाय द पंप और हीट सप्लाई बाय द जनरेटर। ठीक है, अब देखिए नोट ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है, एसएससी जेई ने पूछा हुआ है। एब्जॉर्बर एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे काम करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस, जब केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां से क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए इतना नोट करिए पहले जरा। चलिए आगे बातें सीओपी ऑफ एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पर हमने क्या किया कि एक हीट इंजन से एक रेफ्रिजरेटर चला रहा है। ध्यान से देखिएगा, एक हीट इंजन से हम क्या चला रहे हैं, एक रेफ्रिजरेटर चला रहे हैं। ठीक, तो इसको बोल दिया सोर्स, यानी कि या कह सकते हो इसको जनरेटर, यानी कि टीजी, और ये क्या हो गया, क्यूजी। इतनी बात क्लियर हो रही है, ये क्या हो गया क्यूजी, और यहां पर क्यूएल मतलब इन्वायरमेंट, यानी कि टीएल, या कह सकते हो लो टेम्परेचर भी कह सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये यहां पे चला रहे हैं, तो ये हो गया क्यूएल और क्यू, ये हो गया आपका बॉडी, बॉडी कह लो या फिर आपको रेफरेंस स्पेस कह लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया क्यूएल। ठीक है, तो ये भी टीएल। उसके बाद रेफरेंट है इन्वायरमेंट, या इसको टी नॉट से डिनोट कर दो, इसको टी नॉट से डिनोट कर दो, एल मत लिखो, टी नॉट से लिख दो। तो ये हो गया, ये भी हो गया इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी कि टी नॉट, यानी कि क्यू नॉट, इसको भी क्यू नॉट कर लो, इसको भी क्यू नॉट कर लो। ठीक है, अब देखो ये इसको क्यू एल लोअर टेम्परेचर रहने दो। ठीक है, अब एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है डब्ल्यू नेट, यानी कि डब्ल्यू ई, इसका डब्ल्यू ई हो जाएगा, इसका डब्ल्यू आर हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू ई जो है वो डब्ल्यू आर के बराबर है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट क्या है मेरे पास, डब्ल्यू ई डिवाइड बाई क्यू जी, यही है यहां पर, इतना ही होगा यहां से। ठीक है, तो डब्ल्यू निकाल लो, तो डब्ल्यू ई क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू क्यू जी, और एफिशिएंसी क्या होती है 1 माइनस T2, यानी कि क्यू एल टी नॉट डिवाइड बाई टी जी, यानी T2 डिवाइड बाई T2, ये होता है ना टी नॉट डिवाइड बाई टी जी, लिख सकते हैं ऐसे, इंटू क्यू जी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, अब चाहो तो यहां से क्यूजी निकाल लो, क्यूजी निकाल ले, यहां से क्यूजी क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगी, तो डब्ल्यू ई डिवाइड बाई, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यही छोड़ दो, 1 माइनस टी नॉट डिवाइड बाई टी जी, इसको सिंप्लीफाई कर लो सबसे अच्छा, बाद में दिक्कत ना हो। तो ये होगा डब्ल्यू ई डिवाइड बाई टी जी माइनस टी नॉट डिवाइड बाई टी जी, तो टी जी ऊपर चला जाएगा, क्यू जी डब्ल्यू ई इंटू टी जी डिवाइड बाई टी जी माइनस टी नॉट, तो ये मेरा आ गया क्यू नॉट। ठीक है, अब हम निकालेंगे सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इफेक्टिव हीट, इफेक्टिव हीट डिवाइड बाय वर्क डन या डब्ल्यू नेट सप्लाई। तो सीओपी इफेक्टिव हीट डिवाइड बाय डब्ल्यू आर। अब डब्ल्यू आर किसके बराबर है, डब्ल्यू आर जो है डब्ल्यू आर किसके बराबर, डब्ल्यू ई के बराबर है। अब यहां से क्यू एल निकालो आप लोग, तो क्यू एल निकालो, तो क्यू एल निकलेगा तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इंटू डब्ल्यू इंटू आर। अगर मुझे सीओपी लिखना था तो क्या लिखता, क्यू एल क्या हो जाएगा, ये टी नॉट, सॉरी टी एल
टी नॉट माइनस टी एल इंटू डब्ल्यू आर, यही हो जाएगा। भाई बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? इतना देखो, बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? अगर नहीं हो रही तो बताइए, फिर आगे क्लियर करें, नहीं तो ठीक है। अब देखो, अब मुझे निकालना है सीओपी ऑफ एब्जॉर्बर, सीओपी ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ठीक है। तो सीओपी ऑफ एब्जॉर्बर कितना हो जाएगा? क्या लिखते हैं हमारे पास? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इफेक्टिव हीट। तो इफेक्टिव हीट क्या है? क्यूएल है पूरे सिस्टम की। इफेक्टिव हीट डिवाइड बाई हीट सप्लाई, यानी कि क्यूएल डिवाइड बाई क्यूजी हो जाएगा ये। इफेक्टिव हीट डिवाइड बाई, क्योंकि हम यहां पर हीट की बात कर रहे हैं, वर्क तो हमारे पास है नहीं, तो जो इनपुट होगा वो क्या होगा? वो जनरेटर का होगा। बेसिकली हम क्या लिखते हैं? सीओपी होता है इफेक्टिव हीट डिवाइडेड वर्क सप्लाई, वही लिखा हुआ इफेक्टिव हीट डिवाइड वर्क सप्लाई। तो इफेक्टिव हीट यानी कूलिंग सिस्टम, पूरे का सिस्टम का, क्यूएल डिवाइड बाई क्यूजी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो चाहो तो यहां पर। जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सॉरी एब्जॉर्बर, तो ये हो जाएगा, क्यूएल की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? ये निकाली है। तो टी एल डिवाइड बाई टी नॉट माइनस टी एल इंटू डब्ल्यू ऑफ रेफ्रिजरेटर बटे, ठीक है, डिवाइड बाई क्यूजी। क्यूजी की वैल्यू क्या निकाली है हमने? ये निकाली है। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ई इंटू टी जी डिवाइड बाई टी जी माइनस टी नॉट। हमको पता है कि दोनों बराबर है, तो ये वार्डन कट जाएगा। तो क्या बचा यहां पर? टी नॉट, ये इसको ऐसे कर लो, ये ऊपर चला जाएगा, टी एल डिवाइड बाई टी नॉट माइनस टी एल मल्टीप्लाई टी जी माइनस टी नॉट डिवाइड बाई टी जी, ठीक है। तो सीओपी ऑफ एब्जॉर्बर कितना हो जाएगा? टी जी, इसको साथ साथ लिख लो, टी जी माइनस टी नॉट डिवाइड बाई टी नॉट माइनस टी एल इंटू टी एल डिवाइड बाई टी जी, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। अब हो सकता है यहाँ पर टी एल वेल ना दे, 1 2, ठीक है, और 2 और ये 3 ऐसे करके दे दे, तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं डिटेल में। पहले इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं डिटेल में। चलिए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो लिखा हुआ है हमारे पास, टीएल अपॉन टी नॉट माइनस टीएल और टीजी माइनस टी नॉट डिवाइड बाई टीजी। अब देखो, अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी लिखना है, एफिशिएंसी क्या होगी? 1 माइनस टी टू डिवाइड बाई टी, यानी टी, इसको टीएल बोला था ना, तो टीएल अपॉन टी नॉट था, 1 माइनस टी टू टी नॉट डिवाइड बाई टी जी, ठीक, यही तो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? ये एफिशिएंसी हो गई, ये सीओपी हो जाएगा। तो ये हो गई सीओपी ऑफ मैक्सिमम या एब्जॉर्बर, सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेंट या सीओपी ऑफ, ये एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट, ठीक है। तो सीओपी मैक्सिमम पूछा गया, सीओपी ऑफ कार्नोट और एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट। अगर सीओपी बढ़ाना है तो टीजी बढ़ा दीजिए, इसको घटा दीजिए, तो आपका सीओपी मैक्स आपका बढ़ जाएगा। लेकिन सीओपी हम बोलते हैं ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन एब्जॉर्बर में ऑलवेज लेस देन यूनिटी होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा डेरिवेशन था, ये पूरा का पूरा पॉइंट, इस पर न्यूमेरिकल गेट ईएस ने पूछे हैं, एसएससी ने तो पूछा ही पूछा है, एसएससी जेई ने पूछा है, ये भी सारा का सारा पॉइंट पूछा हुआ है, ठीक है। डेरिवेशन हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिए सब लोग आराम से। चलिए आगे बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटेड।
इसको कभी कभी बोला गया है थ्री फ्लूइड रेफ्रिजरेंट, जिसमें अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो जनरेटर में है, यहाँ पर हम गैस या कुछ ना कुछ बर्नर लगाया हुआ है, यहाँ पर एक्सटर्नल एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, मतलब हमारी कुछ ना कुछ सोर्स दे रहे हैं। यहाँ पर बर्नर लगा हुआ है, मतलब यह कह सकते हो गैस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारा सिस्टम वही है। उसके बाद यहाँ पर बस इतना करा गया कि हाइड्रोजन में इवोपरेटर से हाइड्रोजन मिक्स की गई है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इसलिए इस्तेमाल की गई, हाइड्रोजन एक तो नॉन कॉरेसिव है, दूसरा इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में मिलती नहीं है। उसका ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन मिक्स करने से ये क्या हुआ, अमोनिया का इवोपरेशन इंक्रीज हो गया, मतलब उसका एक्सटाइजेशन इंक्रीज कर गया। जैसे मान लीजिए, जैसे कि बचपन में आप जब स्कूल जाते होंगे तो आपके फादर या मदर जब छोड़ने जाते तो आप रोते थे। इसका मतलब क्या है कि वाटर काम बिल्कुल वही करी, उसकी एनर्जी लेवल को बढ़ा दे रही है, ठीक है। अमोनिया का मतलब अमोनिया का हाइड्रोजन एनर्जी लेवल बढ़ा दे रही है। और इसका एक काम और था कि पूरे सिस्टम में ये जो हाइड्रोजन है वो प्रेशर मेंटेन रखे हुए है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखे हुए है, ठीक है। इसीलिए इसको थ्री फ्लूइड्स बोला गया, बाकी कुछ नहीं पूछा गया। हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस इंक्रीज द रेट ऑफ द इवेपोरेशन, rate of increase the evaporation of liquid ammonia passing through the evaporator of hydrogen gas non corrosive है and insoluble of water, this use for low pressure side। क्वेश्चन पूछा गया है, लो प्रेशर साइड इस्तेमाल की गई है, वाटर यूज, और यहाँ पर जो वाटर है वो सॉल्वेंट की तरह यूज किया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, लो प्रेशर साइड का मतलब है यूनिफॉर्म प्रेशर को मेंटेन रखना, ठीक है। इवोपरेटर कंटेन हाइड्रोजन, इवोपरेटर में जो हाइड्रोजन कंटेन करके रखी जा रही है उसका जो प्रेशर है वो 12 बार। प्रैक्टिकली प्रेशर ऑफ अमोनिया वेपर इन इवोपरेटर गेट रिड्यूस टू 12 बार, मतलब उसको प्रैक्टिकली लाने के लिए अमोनिया का जो प्रेशर है वो 2 बार तक गिरा देगी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, ठीक है। तीसरा एक सीओपी इज लो, इसकी सीओपी बहुत कम है, ठीक है, और ये ग्रेविटी फ्लो पर वर्क करता है, मतलब ग्रेविटी मतलब एटमॉस्फेयर कंडीशंस पर, ठीक है। क्योंकि हमें पहले से पता था कि इसमें कोई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं है, कोई इसमें एक्सटर्नल पार्ट नहीं लगाया, सिर्फ ये ग्रेविटी एक्शन है या कैलकुलेशन पर काम कर रहा है सारा का सारा सिस्टम। तो ये सारा का सारा सिस्टम आपका यहाँ से 2 नंबर कंफर्म आते हैं बिल्कुल, चाहे गेट हो, चाहे ईएस हो, चाहे एसएससी हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करें, वर्किंग ऑफ जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बेसिकली ये एसएससी ने पूछा नहीं है, लेकिन हाँ एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है, और गेट में भी और ईएस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया इससे, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारा पंप है, ठीक है। अब ये एवोपरेटर और ये हमारा चिलर है जिसमें वाटर भरा हुआ है, और ये क्या आ रहा है, इसको बोलते हैं फ्लैश चैम्बर, और ये इंसुलेट कर रखा है। यहां से हम वाटर को मेंटेन करते हैं। ये मेरा कंप्रेसर है, ये मेरा पंप है, ये मेरा बॉयलर है। बॉयलर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जाएगा, तो ये नोजल है, ये डिफ्यूजर है, ठीक है। यानी कि इसको सीडी नोजल बोल सकते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। वेलोसिटी हाई का मतलब है 1000 से लेके 1350 मीटर पर सेकेंड। यानी कि क्वेश्चन बस इतना सा ही पूछा गया, एसएससी चाहे गेट कोई भी कंप्यूटर, बस यही पूछा गया कि कौन सी नोजल लगी होती है। एक तो नोजल है सीडी नोजल, दूसरा इसकी वेलोसिटी क्या है 1000 से लेके 1350 तक, और दूसरा जो इसकी जो आउटलेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, सुपरसोनिक, और उसका आउटलेट आ रहा है, उनकी वेलोसिटी है वो सुपरसोनिक वेलोसिटी है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं पूछा गया है, ना इस पे न्यूमेरिकल कभी आया हुआ है, ना ही इसमें कभी कुछ एक्स्ट्रा पूछा गया है, बस इतना सा पूछा गया है, वो मैंने आपको करा दिया। चलिए वीडियो लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं। बाकी जो डिप्लोमा वाले देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि आप अच्छे से और हम लोग वीडियो बना सकें। देखिए जब तक आप शेयर्स एंड लाइक नहीं करेंगे तब तक हम और अच्छा मटेरियल आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जितने आप हमारे लिए करेंगे हम उतना आपके लिए करेंगे, गिव एंड टेक का रिलेशन है, ठीक है। हम इतने अच्छे वीडियोस दे रहे हैं आपके लिए, वो शायद आपको नहीं मिल पाएंगे, आप बुक खंगालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतने सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। और लोग पे और यूट्यूब पे देख लीजिए कि कुछ वीडियो कहीं है, कुछ वीडियो कहीं है, लेकिन हमारा सब सिक्वेंसली चल रहा है, ठीक है। अब हम आगे ईएस की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, कुछ दिनों के बाद। चलिए तो बाकी लोग जो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें बाकी दोस्तों के साथ। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वेलकम फॉर ASMM, थैंक यू। किसी को कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, और व्हाट्सएप नंबर भी है, आप यूट्यूब से बात कर सकते हैं, कहीं से भी जहां आपका मन करे वहां से बात करिए, ठीक है। चलिए
आगे मिलते हैं।